नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ के 16th वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वॉलेटिलिटी क्या होती है और स्टॉक की वॉलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और बीटा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी वर्सेस फ्यूचर वॉलेटिलिटी। अब हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या होती है? वो वॉलेटिलिटी जो हो चुकी है, यानी कि जो हैपन हो चुका है, एक्चुअल में हो चुकी है, उस बेस पे, उस डाटा बेस पे जो कैलकुलेट करके आती है उसको हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बोलते हैं। वो क्या होगी? जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज प्राइस है, एक्चुअल रिटर्न है, उस बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट की जाती है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अर्लियर वीडियो में। ठीक है, अब ये फ्यूचर वॉलेटिलिटी क्या होती है? फ्यूचर की वॉलेटिलिटी क्या होती है? फ्यूचर की वॉलेटिलिटी होती है जो फ्यूचर में होगी। अब फ्यूचर में क्या होगा क्या किसी को मालूम है? फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, सिर्फ त्रिकालदर्शी महात्मा जिनको कहते हैं उनको पता है। बाकी जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, अगर उनको पहले से मालूम हो कि फ्यूचर में क्या होगा तो स्टॉक मार्केट काम नहीं करेगी। ठीक है, तो फ्यूचर में नहीं पता क्या होगा तो वॉलेटिलिटी फ्यूचर की कहाँ से आएगी? लेकिन हर कोई जब ट्रेड लेता है, इन्वेस्टर या फिर जो भी ट्रेडर है, वो अपने दिमाग में एक प्रोजेक्शन करता है कि आने वाले दिनों में ये स्क्रिप्ट या सिंबल है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है या फिर ये यहाँ से नीचे गिर के यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो प्राइस की मोमेंट है, ये जो चेंज है, उसके माइंड में पहले से क्रिएट हो जाती है और जो इसने सोचा है इसी को हम फ्यूचर वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब होगा ये नहीं होगा वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर इन्वेस्टर ट्रेडर जो है कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग में एक टारगेट सोच के रखता है या फिर उसके एक स्टॉप लॉस सोच के रखता है कि ये स्टॉक जो है ऐसे मूव करके यहाँ तक जा सकता है या फिर ये ऐसे मूव करके यहाँ तक आ सकता है। मुझे प्रॉफिट ऊपर जाने में होगा या नीचे जाने में होगा। अगर ऊपर जाने में प्रॉफिट होगा तो नीचे कहाँ तक मैं जो है इसको बियर करूँगा। यानी कि उसके दिमाग में पहले से प्लान होता है और उस प्लान पे जितनी वॉलेटिलिटी सोच करके वो ट्रेड लेता है उसी को हम फ्यूचर वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हर ट्रेडर सोचते हैं? हाँ, हर ट्रेडर सोचते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, छोटा रिटेलर हो या बड़े रिटेलर हो, HNI हो, उनके दिमाग में प्लान रहता है। जिसके दिमाग में प्लान नहीं रहता वो मार्केट में नहीं रहता, थोड़े दिन रहता है फिर वो मार्केट से बाहर हो जाता है। तो जो वो प्लान करते हैं उसी को हम फ्यूचर वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अब फ्यूचर वॉलेटिलिटी अगर नॉर्मल भाषा में अगर हमें इसको इंटरप्रेट करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो कैश में अगर जो कोई काम कर रहा है, कैश के स्टॉक में अगर वो बाइंग कर रहा है इक्विटी में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन उसकी है वही फ्यूचर वॉलेटिलिटी है। इसको हम कहीं पे भी टर्मिनोलॉजी में डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप बोलो कि मैंने कोई स्टॉक बाय किया है और उस पर मैं 10% की वॉलेटिलिटी सोच रहा हूँ, तो आप सोचिए, आपकी मर्जी है, आप उसको मार्केट में कहीं पे भी शो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूचर के टाइम बेस्ड। वो कौन से होते हैं? फ्यूचर और ऑप्शन हमने देखा। तो उनके जो प्राइजिंग है वो कई बार फ्यूचर की वॉलेटिलिटी सोच करके डिसाइड किए जाते हैं। फ्यूचर जो हमने फ्यूचर डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं एज पर कैश के प्राइस से, उनमें भी कई बार जो है एक्सपेक्टेशन बेस पे कॉस्ट ऐड हो जाती है। फ्यूचर के कॉस्ट क्या थे? हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। फ्यूचर का कॉस्ट क्या होता है? कैश के कॉस्ट प्लस में एक्सपेक्टेशन। वो एक्सपेक्टेशन उसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कई बार हमने देखा है कि फ्यूचर के प्राइस जो है वो कैश के प्राइस से ऊपर होते हैं और कई बार हमने देखा है कि फ्यूचर के जो प्राइस है वो कैश के प्राइस से भी नीचे चलते हैं। अंडरलाइंग जो एसेट है उसके जो फ्यूचर डेरिवेटिव हैं वो उससे नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन वीक है। कई बार देखा हमने, अभी रिसेंट के टाइम पे भी देखा कि निफ्टी के जो फ्यूचर हैं पिछले 3 महीनों में लगातार वो डिस्काउंटेड प्राइस पे चले। क्यों चले? क्योंकि वहाँ पे ट्रेडरों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो मार्केट के गिरने की थी, मार्केट गिर सकती है, इसलिए वो उसको डिस्काउंट में बेच रहे थे।
तो उसको क्या बोलेंगे कि उन्होंने जो वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की है वो नीचे की तरफ है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है, लेकिन फ्यूचर में जो है लिमिटेड होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे वो उसको एक्सपेक्ट नहीं करते कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी आएगी, क्योंकि उसमें जो 99% जो प्राइस रहता है वो अंडरलाइन के आसपास ही रहता है, इसलिए उसमें 1-1.5-2% की कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन ऑप्शन जो कॉम्प्लिकेट है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे, ब्लैक स्क्वायर मॉडल में, कि वहाँ पे ऑप्शन के प्राइसिंग में एक वोलेटिलिटी आती है। उस वोलेटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, उस वोलेटिलिटी को क्या नाम दिया था हमने, उस वोलेटिलिटी को हमने नाम दिया था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पहले, सबसे पहले कहाँ पे आई थी, ब्लैक स्क्वायर मर्टन मॉडल में। वहाँ पे जो वोलेटिलिटी बेस यूज किया गया था ऑप्शन के प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, एक टाइम बेस आने वाले दिनों में कितना स्टॉक वोलेटाइल रह सकता है, वो जो अंजप्शन थी, क्या थी, अंजप्शन, हकीकत नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक ख्याली पुलाव है, हकीकत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे जो सोचा गया था उसी को बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। यानी कि कोई ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले, ऑप्शन में जब ट्रेड कर रहा है तो वो अंडरलाइंग स्टॉक में कितनी एक्सपेक्टेशन कर रहा है मोमेंट की, ठीक है, उसको जब ईयरली एनुअल वोलेटिलिटी रखेंगे उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि स्टॉक में जो है निफ्टी में 20 IV चल रहा है, 20% IV है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे उस स्ट्राइक पे जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं वो अंडरलाइंग एसेट यानी कि निफ्टी जो है, निफ्टी इंडेक्स में वो 20% सालाना उतार चढ़ाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 11,500 पे मार्केट है, ओके, और 11,500 की कोई स्ट्राइक पे कॉल या पुट में कहीं भी ट्रेड हो रहा है जिसका IV 20% है, तो इस बात की क्या मतलब है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर ये सोचते हैं कि वो 20% ऑप्शन की वॉलेटिलिटी है। नहीं, वो ऑप्शन की वॉलेटिलिटी नहीं है, वो जो 20% IV है, जो 20 IV है, वो ये बात दर्शा रहा है कि जो ट्रेडर 11,500 की कॉल में काम कर रहे हैं वो 11,500 से 20% ऊपर और 11,500 से 20% नीचे एक साल में, कहां पे, एक साल में 20% की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब साल का तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, साल का कॉन्ट्रैक्ट कितना है, कॉन्ट्रैक्ट तो 1 महीने का है, 1 हफ्ते का है, फिर वो साल का क्यों सोच रहे हैं। अब वो साल का इसलिए सोच रहे हैं, कैलकुलेशन साल की है लेकिन काम वहां पे वीक का हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको स्क्वायर रूट ऑफ टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने देखा ना स्क्वायर रूट ऑफ टाइम से किसी चीज को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वोलेटिलिटी फैक्टर इन हो जाती है टाइम बेस पे। ठीक है, तो अगर वो 20% की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं साल की, तो उसको नंबर ऑफ डेज से अगर डिवाइड कर देंगे कितने वीक में है, तो वो कैलकुलेट होके आ जाएगी कि एक वीक में या एक मंथ में वो कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज तो आप ये समझो कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो क्या है, एक अंजम्पशन है, एक्चुअल नहीं है। अब मान लेते हैं कि किसी स्ट्राइक पे, जैसे कि ATM पे 11,500 पे IV कितना है, 20% IV है। अब क्या जरूरी है कि 20% के अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट नेक्स्ट 1 ईयर में निफ्टी देगा, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है कि ईयरली 20% है तो वीकली उसमें 2% रहेगा या 1%, जितना भी निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टाइम से अगर डिवाइड करने पे, तो क्या उतनी मूवमेंट रहेगी, कोई जरूरी नहीं है। अगर 20% का वहाँ पे वॉलेटिलिटी वो सोच के चल रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे 40% की वॉलेटिलिटी आ जाए, या हो सकता है कि वहाँ पे वॉलेटिलिटी पूरे महीने में, पूरे साल में 1% ही आई। एक्चुअल हो सकता है कि एक साल बाद एग्जैक्ट यहीं पे मार्केट खड़ी रहे, 11,500 पे ही रहे, तो वहाँ पे 0% वॉलेटिलिटी हो गई। नेट ईयर टू ईयर देखें तो एक साल में स्टॉक के जो इंडेक्स के प्राइस हैं वो चेंज हुए ही नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो सोचा जाए वैसा होगा ही होगा, वो सिर्फ सोच रहे हैं, और सोचना जो है टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जो आज 20% है वो कल सुबह 21% हो सकता है, और कल दोपहर को 18% भी हो सकता है। जैसे जैसे फैक्टर चेंज होंगे तो उनकी माइंड की मेंटलिटी के साथ IV भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आई कि IV का मतलब क्या है, कि वो अंडरलाइंग एसेट पे कितनी उम्मीद कर रहे हैं वोलेटाइल होने का। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अंडरलाइंग एसेट में बहुत सारे स्ट्राइक होते हैं, ये 11,500 की है, ओके, ये 11,400 की है, ये 300 की है,
अब यहाँ पे IV कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसकी सोच अलग हो सकती है, जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है उससे थोड़ी अलग हो सकती है। वो अपने रिस्क फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि IV जो है नॉर्मली जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी स्क्यू। नॉर्मली जो है ऐसे स्माइली कर्व बनती है जो ATM के आसपास है, जो ATM स्ट्राइक है वहाँ पे वोलेटिलिटी कम रहती है एज कंपेयर टू जो डीप इन द मनी हो और जो डीप फार OTM जिसको बोलते हैं OTM हो। ओके, तो जर्नली ऐसा होता है, जरूरी नहीं है। कई बार ट्रेडर अगर कुछ काम ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी बन सकता है कि बाहर की वोलेटिलिटी कम हो और अंदर जो है IV ज़्यादा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है? ट्रेड पे। तो ट्रेड पे निर्भर करता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे ट्रेड नहीं होगा तो क्या वहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी स्ट्राइक में, जैसे कि हम स्ट्राइक लेते हैं 13,050 की स्ट्राइक ले लेते हैं, अब पता नहीं ओपन है या नहीं है, लेकिन एक किस्म से ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा तो यहाँ पे कोई IV नहीं होगा, बिल्कुल भी यहाँ पे IV नहीं होगा। तो लास्ट जो वीडियो मैंने शेयर किया था फेयर वैल्यू ऑप्शन कैलकुलेटर, वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन निकल के आया, आई थिंक मिस्टर सिद्धेश जी ने पूछा था वो, कि जब हम IV का यूज जो है कर रहे हैं प्राइस निकालने के लिए, लेकिन अगर ट्रेड हुआ ही नहीं तो IV का यूज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, अगर ट्रेड नहीं हुआ तो हम फेयर वैल्यू कैलकुलेटर के लिए IV लाएंगे कहां से? बिल्कुल सही कहा, उसके लिए एक इलाज है। 13,000 पे काम हो रहा है या 13,100 पे काम हो रहा है, तो हम इसकी IV से इसके प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड क्या है? जो इसके आसपास की स्ट्राइक पे काम हो रहा है वहां पे जो ऑलरेडी ट्रेडरों ने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बनाई है, जो सोच करके इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उन्होंने अप्लाई की है, उस बेस पे हम जो है इलिक्विड स्ट्राइक की भी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इसी रेंज में आसपास उसकी भी IV रहेगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है एवेंजर बन जाओ। एवेंजर बनने का क्या मतलब है कि ये इलिक्विड स्ट्राइक है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी रेट में 10 रुपए में बाय कर लो या सेल कर दो। अगर बायर खड़ा है तो सेल कर दो, सामने कोई सेलर है तो बाय कर लो। तो जैसे ही वो ट्रेड होगी तो यहाँ पे IV सामने अपने आप बन के आ जाएगी। पहले यहाँ पे इलिक्विड स्ट्राइक था, काम नहीं हुआ था, तो वहां पे कोई IV नहीं था, आपने ट्रेड किया तो वहां पे IV जनरेट हो गया। लेकिन अगर आप अपने मर्जी के रेट पे काम करोगे तो आप देखना कि जो ऊपर की और नीचे की IV है उससे बहुत ज्यादा IV आपने क्रिएट कर दी होगी, क्योंकि अगर आप बाय करोगे तो सेलर बहुत महंगा बेचा है, सेलर ने महंगा बेचा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे IV ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लो कि IV जो है वो एक्चुअल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है एक्चुअल वोलेटिलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक अजम्पशन है जो ऑप्शन ट्रेडर सोच रहे हैं, ऑप्शन राइटर जो सोच रहे हैं कि इतना अंडरलाइंग एसेट, कौन? अंडरलाइंग एसेट इतना एक साल में वोलेटाइल रह सकता है, वही जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। अब बात आती है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से हमने प्राइस तो कैलकुलेट कर लिया कि ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं लोग, और ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे IV जनरेट हो रहा है, और उस IV से हम जो है आसपास की स्ट्राइक पे फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर कई बार वही स्ट्राइक पे कई बार रैंडम जो प्राइस है ऊपर नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे हम जो है कुछ एल्गो ट्रेड लगा करके हमको सस्ता मिल जाए या फिर महंगा बेच दे, ऐसे ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन IV को कैलकुलेट कैसे करें? IV को कैलकुलेट करना कैसे है? हमको जो है किसी प्लेटफॉर्म से नहीं देखना IV, ना ही हमको NSE के प्लेटफॉर्म से देखना है, ना ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे देखना है, ना ही आपको हमारे i4option.com के प्लेटफॉर्म से देखना है। हमको नहीं पता कि वहाँ पे IV कितना है, हमको नहीं पता कि IV कितना है, हमको IV कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो आप में से काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होंगे, स्मार्ट ट्रेडर भी हैं, बहुत सारे आपने सेमिनार अटेंड किए होंगे, बहुत सारे आपने जो वर्कशॉप अटेंड की होगी, तो IV का फार्मूला पढ़ा होगा आपने, किसी ने तो सिखाया होगा। इतना सारा आपने मार्केट में एक्सपीरियंस गेन किया है, तो कहीं तो आपने IV के बारे में सुना होगा, उसका फॉर्मूला यूज भी किया होगा। तो बताइए क्या होता है IV का फार्मूला? IV का फॉर्मूला कोई नहीं बता सकता।
99% लोगों को तो कभी भी नहीं पता होता कि आईवी का फार्मूला क्या है, और 90 तो चलो ये ज़्यादा बोल दिया मैंने, 85% लोगों को तो आईवी की सही इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आईवी को सही से यूज कैसे करना है, और आईवी आता कहाँ से वो भी नहीं पता। फार्मूला तो दूर की बात है, उनको 85% रिटेलरों को तो ये नहीं पता कि आईवी हमारे जो ट्रेड है उसमें क्या असर डाल रहा है, हमें उसको बाय करने के टाइम कितना आईवी होना चाहिए, सेल करने के टाइम कितना आईवी होना चाहिए, और बीच में हमने ट्रेड ले ली तो आईवी अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो हमको एडजस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनको इसकी जो है अच्छे से जानकारी नहीं है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में भरे पड़े हैं। अब उसका दोष यूट्यूब को नहीं दे सकते, अब फ्री का ज्ञान आप लेते हो, हर जगह से कुछ ना कुछ सीख लेते हो, उसको प्रैक्टिकल चेक नहीं करते तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करना कैसे है। चलो हम चलते हैं, हम बताते हैं आपको। आज आप उन 1% लकी लोगों में से होगा जिनको आईवी कहाँ से आता है ये पता होगा। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम बीएसएम किया था, ब्लैक स्क्वैल मैर्टन मॉडल जब पढ़ा था, ऑप्शन के प्राइसिंग पढ़े थे, तब वहाँ पे सबसे पहले स्टॉक के या इंडेक्स के जो ऑप्शन है उसके प्राइस में हमने एक वोलेटिलिटी फैक्टर किया था। ठीक है, वो क्या था, ये सिग्मा स्क्वायर। ये जो सिग्मा स्क्वायर था मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे आज आ गया है। ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, यही जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। समझिए आप। तो अगर आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है और यहाँ पे आपके पास ये प्राइस तो है, आपके पास ये प्राइस भी है, ये प्राइस भी है, ये सब वैल्यू है, लेकिन डायरेक्ट इक्वेशन में नहीं है। ओके, और इस इक्वेशन को आप ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप डायरेक्ट ये सब वैल्यू रखो और ये आ जाए। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप बाकी के पैरामीटर रख करके डायरेक्ट ये जान लो। तो क्या तरीका है, हम अपनी वेबसाइट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं आईवी? अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो हमारे पास कौन सी जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी नहीं है। कई बार आपने मैथ में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, जब लॉजिक इक्वेशन जब अलग अलग हो तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको एक मेथड बताया गया जिसको क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर। ओके, कई बार आपने फिजिक्स में, मैंने इंजीनियरिंग में फिजिक्स में बहुत सारे सॉल्यूशन करते थे, इक्वेशन सोल्व करते थे, या फिर कुछ कई बार प्रैक्टिकल करते थे। तो क्या करते थे कि कौन सी वैल्यू पे ये जो चीज़ है वो सही रिजल्ट देगी। ठीक है, जैसे कि हम लाइटिंग का, प्रिज्म का, या फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो क्या करते थे कि कौन सी पोजीशन पर रखें कि जो लाइट है ये सही पे आए। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर। यानी कि करते जाओ, जांचते जाओ, करते जाओ, जांचते जाओ, जब तक एरर आ रहा है उसको ट्रायल करते जाओ। तो वही मेथड जो है आईवी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है हर जगह, चाहे वो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म हो, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म हो, हमारा प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी डायरेक्ट आईवी का फॉर्मूला नहीं होता। वहाँ पे जो है ट्रायल एंड एरर मेथड यूज किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चेंज करते हैं, और जब तक हमको एक्चुअल कॉल की वैल्यू आसपास ना आ जाए तब तक हम इसको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू पे सिग्मा स्क्वायर पे ये सही वैल्यू आ जाए, ऑप्शन जहाँ पे ट्रेड हो रहा है वो वैल्यू आ जाए, वही एग्जैक्ट आईवी है। तो इसी बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि जब कॉल ट्रेड होंगे, जब आपके पास ये वैल्यू होगी तब भी आप ये निकाल सकते हो। आई बात समझ में आपको? अगर ये ट्रेड नहीं हो रहा तो आप ये नहीं निकाल सकते। तो आप क्या कर सकते हो, तो ये आप अपना खुद का बनाओ कि मैं 20% इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सोच रहा हूं और इसके हिसाब से कॉल जो है 10 रुपए पे बेच रहा हूं। तो आपने खुद आईवी जनरेट किया अपना। आई बात समझ में? तो यहाँ तो आपके पास कॉल के प्राइस होने चाहिए। अगर आपके पास कॉल के प्राइस नहीं है तो आप अपनी मर्जी के भाव पे बेच करके अपनी मर्जी का आईवी उसको जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब होता कैसा है ट्रायल एंड एरर मेथड, मैं आपको जो है समझा देता हूँ। अपनी उसी गूगल शीट पे लेके चलते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैलकुलेट की थी। ओके, तो आपके सामने अभी क्या है, आपके सामने हमने जो है वही कैलकुलेटर निकाला है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपके सामने कुछ डाटा आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये SBI स्टॉक का स्पॉट प्राइस है। ठीक है, SBI जिसको हम लिखते हैं, ये SBI का स्पॉट का प्राइस है। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्राइक है, ये एक्सपायरी डेट है, ये आज की डेट है,
ये टाइम कितना बचा है वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे आईवी हमको मालूम नहीं है, हमको क्या करना है, पता करना है आईवी, ठीक है। अब हमको जो है पता करना है तो क्या कर सकते हैं, हम जो है क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे। ट्रायल किस चीज़ का, हम जो है कोल की प्राइस जो है, ये जो प्राइस है इसको एग्जैक्ट निकालने का ट्रायल करेंगे। कैसे करेंगे, आईवी को चेंज करते जाएंगे और ये वैल्यू जहाँ पे मोस्ट नियरेस्ट आएगी वो हमारा आईवी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी जो है एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। हमने 200 की स्ट्राइक निकाली है, ऑप्शन चेन में चलते हैं। पोजीशन में 200 की स्ट्राइक जो है कहाँ पे ट्रेड हुई थी, ये जो ट्रेड हुई है ₹2.05 पे। अब ₹2.05 पे ये स्ट्राइक जो है अभी ट्रेड हो रही है, कितने पे, ₹2.05 पे। हम यहाँ पे जो है लिख लेते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो ₹2.05 है। यहाँ पे ₹2.05 आएगा, वही हमारी आईवी वैल्यू होगी। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को चेंज करके कितना करते हैं, अभी हमने जैसे कि जस्ट रैंडम लिखा है 30 लिखा है, हम इसको करते हैं पहले 20 करके देखते हैं कि क्या 20 में ये सही वैल्यू आएगी। ओके, 20 करके देखा हमने, 20 करने पे ये सही वैल्यू नहीं आई और कम हो गई, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 80 करते हैं, क्या 80 करने पे आएगी, 80 करने पे ये ज़्यादा चली गई, तो क्या करते हैं, इसको हम अभी का एक बार के लिए 50 करते हैं। ओके, इसको 50 करते हैं। अब 50 करने पे क्या हुआ, बढ़ गई, यानी कि इसको क्या है, आईवी को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 55 करके देखते हैं, ठीक है। एक ट्रायल और लेते हैं, पास में आ गया, एक ट्रायल और लेते हैं। चलो इसको हम जो क्या करते हैं 65 कर देते हैं। अब 65 में क्या हुआ, ज़्यादा चला गया, यानी कि इसका मतलब वो जो वैल्यू है आईवी की वो 55 और 65 के बीच में है। चलो हम इसको क्या करते हैं 60 कर देते हैं, ठीक है। अब 60 करने पे क्या हो गया, थोड़ी सी ज़्यादा रह गई, थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो इसको कम कर लेते हैं। एक बार कितना करते हैं, इसको 59 कर लेते हैं। और 59 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू जो है कम हो गई है, ठीक है। यानी कि जो आईवी है वो कहीं ना कहीं 59 के आसपास है। अगर इसको हमें एग्जैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो है 2.07 तो प्राइस होगा नहीं, प्राइस कितना होगा, हमारे पास प्राइस होगा 2.05, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा के देख लेते हैं, 59 की जगह 59.1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, 59.05 कर लेते हैं। ओके, 58.99 कर लेते हैं। ओके, तो ये एक आसपास वैल्यू है, यानी कि 59 के आसपास जो है हमारी आईवी निकल के आ रही है। तो ये क्या है, ये हमारी आईवी है। तो क्या इतना आईवी ट्रेड हो रहा है, हम देखते हैं ग्रीक्स में, ठीक है। 200 की स्ट्राइक पे जो आईवी है वो 59.06 है, ठीक है। कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेड में हो जाता है, और क्योंकि राउंड फिगर में है वहाँ पे 2.07 आया था, यहाँ पे 2.05 आया है, तो वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो आईवी है ये आज हम संडे को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप एनएससी में देखोगे तो वहाँ पे आपको जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, लास्ट जो कोट है, वहीं पे आपको फ्राइडे का दिखाएगा, तो ये वैल्यू डेफिनेटली वहाँ पे कम होगी। कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा, नए प्राइस ट्रेड होंगे, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कल सुबह 2.05 पे मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आज अभी ट्रेड हो रहा होता तो यहाँ पे जो है इसका आईवी 59.06 होता। तो इस प्रकार जो है हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, ठीक है। तो क्या आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको मिल जाएगा, आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे मिल जाएगा, एनएससी के टर्मिनल पे मिल जाएगा। हालांकि वहाँ पे लेट अपडेट होता है, लेकिन मिल जाता है, कई बार रुक जाता है। नॉर्मली हफ्ते में से एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे आईवी अपडेट होते ही नहीं है, एक्सपायरी वाले दिन तो जीरो रहते हैं, उसके अलावा भी एक दिन और आता है जहाँ पे 4 से 5 घंटे वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। मुझे नहीं पता क्या मैकेनिज्म उसका, लेकिन वहाँ पे आईवी जो है फ्रीज हो जाता है। मोस्टली ट्यूसडे को या वेडनेसडे को 3-4 घंटे के लिए आईवी अपडेट नहीं होते। लेकिन आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर देख सकते हो, या फिर आप i4 ऑप्शन में आकर के वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे रियल टाइम अपडेट होता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात हुई आईवी होता क्या है, ठीक है। अब आईवी का यूज कैसे करना है, वही तो मेन गेम है। हमने जो है होता क्या वो तो पढ़ लिया, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।